मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार, सह आचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। आपका हमारे आज के इस वीडियो में स्वागत है। हमने हमारे पिछली वीडियो के अंतर्गत हमारी नई यूनिट थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस प्रारंभ की थी। उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद में आज हमारा जो अगला बिंदु है वो है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस। तो जो ऊष्मागतिक स्थायित्व है संकुल यौगिकों का, वो किस बिंदु पर निर्भर करता है के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए इसके अंतर्गत कि मेटल और लिगेंड के बीच पाए जाने वाले बंध सामर्थ्यता पर धातु संकुल यौगिकों का स्थायित्व निर्भर करता है। तो जो बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड, ये मेटल और लिगेंड के बीच पाए जाने वाले बंध की सामर्थ्यता, उसकी बंध ऊर्जा और उसके स्थायित्व स्थिरांक पर धातु संकुल यौगिकों का स्थायित्व निर्भर करता है। हम जब भी किसी संकुल यौगिक के स्थायित्व का एक्सप्लेनेशन करेंगे, को हम समझाने का प्रयास करेंगे, तो उसके स्टेबिलिटी कांस्टेंट के मान की गणना करनी होगी। जितना उसका स्टेबिलिटी स्थायित्व का मान उच्च होगा, संकुल यौगिक उतना ही अधिक स्थायी होगा। तो उसके लिए जब हम उसकी गणना करेंगे स्टेबिलिटी कांस्टेंट के मान की, तो हमें निम्न दो बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जिसमें से पहला जो पॉइंट है हमारा वो इस प्रकार से है कि जब भी हम किसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मान की गणना करेंगे, तो जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट हैं उनकी एक्टिविटी के स्थान पर, उनकी सक्रियता के स्थान पर हम वहाँ पर सांद्रता को प्रयुक्त करते हैं, सांद्रता को यूज करते हैं। क्यों करते हैं इसे हमें समझना है। देखिए, जैसे सपोज करें कि हमारे पास में एक रिएक्शन है जिसमें संकुल का निर्माण हो रहा है, यौगिक का निर्माण हो रहा है कि A मोल ऑफ रिएक्टेंट A प्लस B मोल ऑफ रिएक्टेंट B कन्वर्टेड इनटू C मोल ऑफ C प्रोडक्ट प्लस D मोल ऑफ D प्रोडक्ट। तो इस प्रकार से कि A और B रिएक्टेंट मिलकर के C और D में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इनके जो स्थायित्व स्थिरांक की गणना करेंगे हम, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं कि सबसे पहले इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मान की गणना। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमने K के द्वारा रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल K। तो कैपिटल K बराबर क्या होगा, कैपिटल K बराबर ये हो गया A मोल ऑफ प्रोडक्ट C, सॉरी, एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट C एंड C मोल, एक्टिविटी ऑफ D मोल ऑफ प्रोडक्ट D अपॉन एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट A, नंबर ऑफ मोल्स A, एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट B, नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू B। तो ये जो था K बराबर कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर आपका जो मान आया वो है यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उनकी सक्रियता का गुणनफल अपॉन रिएक्टेंट जो है उनकी सक्रियता का गुणनफल। तो यहाँ इस जो समीकरण है उसके अंतर्गत आप देखिए कि जहाँ पर स्मॉल a बराबर है एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती है, सभी के अंतर्गत लिखी हुई है कि स्मॉल a बराबर एक्टिविटी किसकी, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की। और इस प्रकार से जो a है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सांद्रता गुणा एक्टिविटी कोफिशिएंट। यहाँ पर आ गया आपका सांद्रता और ये आ गया एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो यहाँ पर इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल A है, ये सांद्रता को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसकी सांद्रता, रिएक्टेंट A, यहाँ पर जो भी लिखेंगे उसकी सांद्रता, कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की सांद्रता को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये गामा A जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपका एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट A। यदि मैं इसके स्थान पर गामा B कर देता हूँ तो रिएक्टिव यहाँ पर हो जाएगा एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट B। यदि इसको अपन C कर देंगे तो एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट C। ठीक इसी प्रकार से कि ये जो गामा A है वो है आपका एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट A। उसके बाद में आप देखिए नीचे बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है ये
कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस जितने भी तनु विलयन हैं उनके लिए हमेशा जो एक्टिविटी कोफिशिएंट है गामा, उसका मान इकाई होता है, यूनिटी होता है। किसका? तनु विलयनों के लिए एक्टिविटी कोफिशिएंट का मान, गामा का मान इकाई होता है, तनु विलयनों के लिए यूनिटी होता है। अर्थात अगर हम इस समीकरण के अंदर बराबर, मैं यहाँ लिखता हूँ कंसंट्रेशन इनटू गामा ए विल बी रिप्लेस्ड बाय 1, तो क्या आया आपके पास में? बिल्कुल सिंपल, हमारे पास में जो बिंदु था वो हो गया आपका कि एक्टिविटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं उनके लिए हम इस एक्टिविटी के स्थान पर सांद्रता को प्रयुक्त करते हैं, लिखते हैं। तो सबसे पहला बिंदु जो ध्यान रखने वाली बात थी वो ये थी कि जब भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मान की गणना करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, तो उस परिस्थिति में हम एक्टिविटी के स्थान पर सांद्रता का प्रयुक्त करते हैं। पहला बिंदु तो ये ध्यान रखना है। अब चलिए नेक्स्ट बिंदु, दूसरा पॉइंट जो हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। दूसरा बिंदु ये है, देखिए कि जब हम कोई संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं तो निर्माण करते समय आपकी अभिक्रिया संपन्न होती है मेटल और लिगेंड के बीच में, लेकिन डायरेक्ट नहीं होती है। मेटल और लिगेंड के बीच में अभिक्रिया संपन्न करवाने के लिए हमें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, और मुख्यतया ये जो माध्यम है वो हमारा जल होता है। तो जो अभिक्रिया संपन्न होती है वो एक्चुअल में कैसे होती है? देखिए ये इस प्रकार से संपन्न होती है कि MH2ON जितने मेटल जो है उसके साथ में वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर जुड़ जाते हैं, प्लस लिगेंड के साथ में उसकी अभिक्रिया होती है, और ये इस प्रकार से एक संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं और इसमें से NH2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हम जब अभिक्रिया कर जाते हैं तो मेटल आयन सर्वप्रथम जल योजित हो जाते हैं, और उन जल योजित मेटल के साथ में लिगेंड अभिक्रिया करके संकुल यौगिक का निर्माण करता है और NH2O अणु इसमें से बाहर निकल जाते हैं। ये वास्तव में अभिक्रिया संपन्न होती है। लेकिन जब भी हम अभिक्रिया लिखते हैं तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं, केवल किस प्रकार से कि मेटल प्लस N लिगेंड के साथ अभिक्रिया करता है तो MLN, ये इसमें से संकुल यौगिक का निर्माण होता है। अर्थात यहाँ पर हम जल के अणुओं को प्रदर्शित नहीं करते हैं। जब मेटल और लिगेंड के बीच अभिक्रिया संपन्न होती है तो क्योंकि माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम सामान्यतः जल होता है, तो मेटल जो है वो जल योजित हो जाता है, फिर लिगेंड के साथ अभिक्रिया करके संकुल यौगिक का निर्माण करता है। परंतु हम जब भी इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मान की गणना करते हैं तो उनमें हम इन जल के अणुओं को प्रदर्शित नहीं करते हैं। अब यहाँ हमारा बिंदु है कि भाई हम क्यों नहीं करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह है कि जल के अणुओं को हम प्रदर्शित क्यों नहीं करते हैं। उसके दो कारण हैं। पहला कारण कि हम जब स्टेबिलिटी कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मान की गणना करेंगे तो हम जल के अणुओं को प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? पहला कारण यह है कि नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स आर अननोन। जब हमने मेटल को जल में डाला, लिगेंड को डाला, तो मेटल जल योजित हो जाते हैं। अब एक्चुअल में उस मेटल के चारों तरफ जुड़ने वाले H2O मॉलिक्यूल्स की कितनी संख्या है वो हमें अननोन होती है, वो हमारी अज्ञात है। इसलिए मेटल और लिगेंड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो जल के अणुओं की संख्या अज्ञात होने की वजह से हम इस अभिक्रिया में उसको प्रदर्शित नहीं करते हैं। दूसरा रीजन कि जो जल है उसकी जो एक्टिविटी है वाटर की वो इकाई होती है और उसकी सांद्रता इसके ऊपर 55.6 मोल उसकी सांद्रता होती है। तो जो परिवर्तन है सांद्रता के मान में वो नेग्लिजिबल होता है। जब वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर ऐड होते हैं तो जल की सांद्रता के मान में परिवर्तन नेग्लिजिबल होता है, नहीं के बराबर होता है, अर्थात उसकी उपेक्षा की जा सकती है। तो
तो जब भी हम इस प्रकार से अभिक्रिया लिखते हैं जल के अणुओं को उसके अंतर्गत प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो हमारा जो समीकरण होगा वो क्या होगा, इस प्रकार से रिएक्शन कैसे होगी, मेटल प्लस एन लिगेंड मिल करके MLN संकुल यौगिक का निर्माण करेंगे। और इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान होगा वो K बराबर MLN अपॉन M इंटू LN की नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो इस प्रकार से हम इस स्टेबिलिटी कांस्टेंट, कहने का तात्पर्य हुआ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मान की गणना करते समय जल के अणुओं की उपेक्षा कर देते हैं। अब देखिए इसके अंतर्गत कि यदि कोई संकुल यौगिक स्टेबल होगा तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी। इस समीकरण नंबर 1 के आधार पर हम बता सकते हैं कि संकुल यौगिक स्थायी कब होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, पहला बिंदु कि कंसंट्रेशन ऑफ MLN, यानी कि ये जो प्रोडक्ट बना, ये जो संकुल यौगिक बना, इस संकुल यौगिक की सांद्रता का मान हाई होगा, उच्च होगा। ज़्यादा बनेगा तो ये स्टेबल होगा, और यदि ये कम बन रहा है तो क्या होगा, अगर इसका प्रोडक्ट जो ये मान कम होगा, मेटल इंटू लिगेंड, इनकी जो गुणनफल है, प्रोडक्ट है, वो कम होगा तो ये ज़्यादा बनेगा। और ये दोनों कंडीशन इस पर लागू होगी कि मेटल और लिगेंड से मिलकर के जो संकुल यौगिक बनेगा, इसकी जो सांद्रता का मान उच्च होना चाहिए और इन दोनों की सांद्रताओं के गुणनफल का मान कम होना चाहिए। तो हमारा जो संकुल यौगिक होगा वो अधिक स्टेबल होगा, स्थायी होगा। और एक स्थायी जो संकुल यौगिक है उसके लिए हम उसके स्टेबिलिटी को प्रदर्शित करने के लिए के शब्द जो है प्रयुक्त करते हैं, जिसको हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहते हैं। और कभी कभी इसे हम बीटा के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। बीटा जो रिप्रेजेंट करता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट को, स्थायित्व स्थिरांक को। यहाँ पर कभी कभी क्योंकि ये किसी संकुल यौगिक के विचरण की सीमा को भी बताता है, इसलिए हम इसको फॉर्मेशन कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। और उन सभी यौगिकों का स्थायित्व ज़्यादा होगा जिनके लिए इस बीटा का मान उच्च होगा। जितना ज़्यादा बीटा का मान होगा संकुल यौगिक उतना ही अधिक स्थायी होगा। धन्यवाद। आगे का पाठ हम हमारे अगले वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। आप पढ़ें, समझें, और यदि किसी प्रकार का कोई संदेह हो, डाउट हो, तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर लिख करके अपनी प्रॉब्लम को भेज सकते हैं, जिसका आपको उत्तर दिया जा सके। धन्यवाद।